सर पहले तो फरमाई दीजिएगा कि एक तो इतनी बड़ी आबादी का सूबा, उधर सिर्फ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स 2 कायम और इसके ऊपर ऑफ कोर्स इसको बढ़ाने की बात शुरू हुई, मगर महीने से जायद हो गया है कि एक तनाव की कैफियत है जो हल होती दिखाई नहीं दे रही। अदालत अगर ऑर्डिनेंस को मुअत्तल या कलअदम करार देती है तो फिर क्या होगा? तो हालात तो लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त पहले ही बहुत मुश्किल है कि उसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 60 की गालिबन 50 या 55% वहाँ जजेस मौजूद हैं, और जिसकी वजह से जो पंजाब के शहरियों के दूसरे मामलात हैं जो उनके टेंस ऑफ थाउजेंड्स में केसेस पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट में, उनमें हर्ज हो रहा है। इसीलिए ये कोशिश की गई कि जहाँ जहाँ इस वक्त सर्विंग जजेस की तादाद कम है, रिटायर्ड जजेस को लाके, ताकि कुछ दिनों के बाद हम फिर एक नया एतराज सुनेंगे अगर ये काम नहीं होता। फिर ये बहुत ताखीर हो रही है, इसमें भी हुकूमत की बदनीयती है और जो ट्राइब्यूनल्स जो हैं उनके पास वक्त बड़ा कम है। तो इससे बेहतर यही है कि इसका जो तरीक़ेकार जो पहले भी राइज था उसको लाकर ये जो इलेक्शन के ट्राइब्यूनल्स हैं जो कि एक सेकेंडरी इशू है अवाम के इंसाफ के मामले से ज्यादा, उसमें रिटायर्ड जजेस को लाकर इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाया जाए ताकि जो भी इश्यूज हैं वो सब खुलकर सामने आ जाए। सर मगर दस्तगीर साहब, पहले पार्लियामेंट की हिकमत से और इज्तिमाई दानिश से फैसला हुआ, बहुत से फैसले के जो अब मशकूक ऑर्डिनेंसेस के जरिए रिवर्स किए जा रहे हैं। साद रफीक साहब ने भी काले कानून के हवाले से कहा, अपनी ट्वीट भी की है, दो ऑर्डिनेंस के ऊपर भी किया, मगर सर इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस को हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के जज तैनात करना चाहती हैं। इस हवाले से ये पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। इसमें क्यों ना माना जाए इस नैरेटिव को सर? पिछले 1.5-2 साल से आपकी जमात, 16 माह की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन हर अहम नुक्ते पर एक पेज पे रहे हैं। नहीं, लेकिन हमें तो फिर कहूंगा असल मकसद तो जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनका जो एफिशिएंट डिस्पैच है तमाम एप्लीकेशंस का, वो मकसद है। दूसरा इशू ये है कि हुकूमत का कोई भी अमल जो है उस पर बहुत आसान है बदनीयती का इल्ज़ाम लगाना, तो उसका बेहतरीन हल हुकूमत के पास मौजूद है कि वो इन ऑर्डिनेंसेस को, अभी चंद दिनों के बाद बजट सेशन शुरू हो रहा है, इन ऑर्डिनेंसेस को पार्लियामेंट में ले करें और पूरा जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसका आगाज करें, ताकि पार्लियामान की दानिश जो है वो इस कानून साजी में सामने आ जाए, और फिर पार्लियामान जो फाइनलाइज करेगी कौमी असेंबली और सेनेट जो है उसके मुताबिक वो पाकिस्तान का कानून बन जाए। सर आपकी इस बात में वजन जरूर है कि जरा फास्ट ट्रैक हो जाए तो आप रिटायर्ड जजेस को भी ले लें, मगर मसला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो के चीफ जस्टिस ने तो एक फहरिस्त भेजी हुई है, उसके ऊपर तो अमल दरामद कर नहीं रहा इलेक्शन कमीशन। ये हम समझने से कासिर हैं कि भेजी हुई फहरिस्त के ऊपर अमल दरामद करने में क्या मसला है? सारे काम रुके हुए हैं, ट्राइब्यूनल्स की हेयरिंग्स रुकी हुई हैं, इस्लामाबाद के 3 हल्कों के इंतखाबी नताइज का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी जेर समाअत है, तो रिकॉर्ड अदालत में अब जमा हो तो चुका, लेकिन सिब्ते अली बुखारी और मुस्तफा नवाज खोकर के फॉर्म 45 एक जैसे हैं, फॉर्म 47 में मसला है। तो ये तीनों हल्के दिख रहा है कि हुकूमत के हाथ से निकल जाएंगे। जी, ये तो हम लामहदूद कियास ही कर सकते हैं कौन सा हल्का रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, तो अगर वहां ताखीर हो रही है तो हुकूमत तो उसकी जिम्मेदार नहीं है और ना ही हुकूमत उसके लिए जवाब दे। बेहतर तो ये है कि वो खुद किसी प्रेस रिलीज के जरिए, अगर वो समझते हैं कि उन्होंने इस इतराज का जवाब देना है, तो वो दें कि हुकूमत तो इलेक्शन कमीशन को पुश नहीं कर सकती कि वो जो है किसी एक स्टेप के ऊपर अमल लें और फौरन करें। हम उनको असिस्ट जरूर कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं कि जनाब अगर वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में स्ट्रेंथ जो है वो तो तकरीबन आधी से जरा ज्यादा है, जजेस की तादाद इंतहाई कम है, तो जब तक रेगुलर जजेस नहीं आ जाते, हुकूमत कानून में ये स्पेस क्रिएट कर रही है कि इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजेस को ला सके। मकसद तो इंसाफ है, बाकी सब कुछ फकत इत्तफाक है, क्योंकि अगर कड़ी से कड़ी मिलाई जाए तो 17 मई को नैब ने एक और तोशाखाना का केस तैयार किया इमरान खान के खिलाफ, चोरी, यानी कि अब घड़ियों के हवाले से एक नया केस बन रहा है। चोरी की हर चीज के ट्रायल क्या अब अलग अलग होंगे, सजाएं भी अलग अलग होंगी? ऐसा तो कभी नहीं देखा हमने मुल्क में। फिर नैब की नई ऑर्डिनेंस से आप लोगों ने एहतसाब अदालत से 40 दिन मजीद मौका दे दिया रिमांड का, अब वो 40 दिन भी वो जमानत नहीं हासिल कर पाएंगे, पाबंदे सलासल रहेंगे। तो ये सब कुछ एक फकत इत्तफाक है?
جی نہیں، یہ تو اس ایک اسٹریٹجی جو تجربہ عمرانی میں کی گئی کہ کرپشن کے ڈنڈے سے سب کو مارنا ہے اور اس کے لیے جو بھی قانون استعمال ہو سکتا ہے وہ کیا جائے گا. حمزہ شہباز کو 22 مہینے بغیر کسی ثبوت اور شواہد کے رکھا گیا جیل میں. پھر آخر بہرحال وہ ریلیز ہوئے. سعد رفیق صاحب جن کا آپ نے حوالہ دیا، وہ ان کے بھائی 16 مہینے جیل میں رہے، ان کی ضمانت کی تاریخ نہیں آتی تھی. تو لہذا ایک اسٹرکچر اتنا بگڑ چکا ہے کہ اب اس کو پہلے ہم نے کوشش کی ہے ٹھیک کرنے کی، اب دوبارہ مزید کوشش کر رہے ہیں. اگر تو انہی عدالتوں میں سارے معاملات جانے ہیں. یہ عدالتیں قوانین کو کالعدم بھی قرار دے چکی ہیں، یہ عدالتیں فیصلے بھی کر چکی ہیں. تو لہٰذا حکومت نے تو اپنے انتظامی معاملات کو دیکھتے ہوئے قانون سازی کرنی ہے، عدالت نے اس کو مگر خرم صاحب جس طرح آپ نے کہا لیکن ایشو ایک بات ہے کہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ اب ہم سب پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا یہ ذہن میں ہمیں کوئی خوش فہمی تھی کہ عدلیہ ایک الگ تھلگ اور بالکل غیر جانبدار ادارہ ہے جس کے اوپر ہم جا کے قانون کی وہ گھنٹی بجاتے ہیں اور وہ جواب آتا ہے. پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا جو اقتدار کا پورا معاملہ ہے اس میں پوری طرح ایک حصے دار ہے، اور لہذا اسی وجہ سے ان کے اوپر زیادہ کرٹیسزم بھی آتا ہے. ان کی جو مختلف فیصلوں کے اوپر جو انٹینشنز ہیں اس پر بھی سوالات اٹھتے ہیں. اور اسی لیے جو ہے وہ رونلڈ واکن نے کہا تھا کہ لا از سورڈ شیلڈ اینڈ مینس، اور ہر وقت یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا فیصلہ سورڈ ہے یا شیلڈ ہے یا مینس. ویل سیڈ مگر سر